विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ हैं और मुझे आपसे भारत देश में एक बहुत गंभीर विषय जो आज है उस पर बात करने का समय मिल रहा है। भारत को आपकी बहुत जरूरत है। आपको भारत की जरूरत है क्या, ऐसा आज के संवाद का विषय है। भारत को आपकी जरूरत है, ये बात मैं आपसे कहूं उसके पहले एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमारे भारत देश की सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हमारे देश की सरकार के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर अर्जुन सिंह एंड पी चिदम्बरम, दोनों को आज पिछले बजट सेशन में एक क्वेश्चन किया गया था। बजट सेशन था 2007 फरवरी, और वो क्वेश्चन मैंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिख कर दिया था। मैंने उनसे प्रश्न किया था कि एक वर्ष में भारत देश के प्रतिवर्ष जितने विद्यार्थी अमेरिका और यूरोप चले जाते हैं उसके कारण भारत देश को ब्रेन ड्रेन के रूप में जो लॉस होता है वो कितना है। तो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में उसका उत्तर दिया कि रफली $25 बिलियन, अर्थात एक वर्ष में भारत देश के विद्यार्थियों का विदेश चले जाने से $25 बिलियन का लॉस होता है, भारत को हानि होती है। $25 बिलियन का जो फिगर है, अगर उसको समझना हो तो कर्नाटक राज्य का बंद वर्ष बजट $25 बिलियन के आसपास है। माने जितने रुपए में हमारे कर्नाटक राज्य का एक वर्ष का खर्च निकलता है उतने रुपए का लॉस भारत देश को हो जाता, हानि हो जाती है। ये हानि जो होती है वो पैसे के रूप में होती है, फाइनेंशियली होती है। वो किस तरह से होती है? वो ऐसे कि भारत के जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, यहाँ से जब पढ़ाई करते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, तो भारत के लोगों के टैक्स का लाखों करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च होता है। हम जब हमारे देश की हायर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करते हैं तो हम जो फी के रूप में खर्च करते हैं, ट्यूशन फी के रूप में देते हैं या हमारे हॉस्टल एकोमोडेशन के रूप में जो खर्च करते हैं वो हमारे पूरे खर्चे का बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है। कारण क्या है? भारत देश में जो हायर स्टडीज है उसको सबसे ज्यादा सब्सिडी, दुनिया के किसी भी देश में हायर स्टडीज को इतना सब्सिडी नहीं है जितना भारत देश में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2006-2007 के बजट में हायर स्टडीज के सब्सिडीज के रूप में 18,000 कोटी रुपए खर्च हुआ, 18,000 करोड़। और ये जो खर्चा है वो भारत के नागरिकों ने टैक्स के रूप में सरकार को पे किया है। आप जानते हैं कि भारत की सरकार भारतीय नागरिकों से टैक्स के रूप में ईयरली लक्ष कोटि रुपए लेती है, कलेक्ट करती है। उसमें से 18,000 कोटि रुपए हायर स्टडीज के सब्सिडीज में जाता है। और सब्सिडीज में गया हुआ ये पैसा उन सभी विद्यार्थियों के ऊपर खर्च हुआ जो भारत छोड़कर चले गए, तो रिटर्न्स के रूप में वापस आने की कोई गारंटी नहीं। आप बोलेंगे क्यों गारंटी नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जो भारत छोड़कर चले गए वो वापस आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो विदेश में कहीं रहते हुए, यूरोप और अमेरिका में काम करते हुए अपने रेमिटेंसेस भारत को भेजेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर रेमिटेंसेस भारत में भेजते हैं। इंटरेस्ट क्या? यदि अमेरिकन इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो वो रेमिटेंसेस नहीं भेजते, वो वहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं और बैंक में रखते हैं। यदि अमेरिकन इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो फिर वो सोचते हैं कि उनके रेमिटेंसेस भारत में भेज दिए जाएं। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है वो भारत से सभी कुछ निकाल के वापस अमेरिका ले जाएंगे। हमारे भारत देश से पढ़ाई पूरा करके विदेश में जाकर जॉब करने वाले जो गल्फ रीजन में भारतीय हैं वो थोड़े से रेमिटेंसेस भारत को भेजते हैं। गल्फ में जो है, गल्फ में अर्थात सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात,
यूएई आदि आदि देशों में 35 लाख भारतीय नागरिक, और इसमें से 90%, 35 लाख में 90% जो भारतीय नागरिक हैं वो कार्मिक हैं। कार्मिक हैं, वो इंजीनियर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, मैनेजर्स नहीं है, सिंपल लेबरर कार्मिक है, हाथ से काम करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है तो कोई दूसरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, अलग अलग जगह, लेकिन वो कार्मिक हैं, अर्थात वो हायर इंस्टीट्यूशंस के प्रोडक्ट नहीं है। वो किसी आईआईटी से पास आउट नहीं हुए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से पास आउट नहीं हुए हैं, आईआईएम से पास आउट नहीं हुए हैं। तो जो कार्मिक लेवल पे हैं, लेबरर में हैं, वो अपने टोटल रेमिटेंसेस भारत को भेजते हैं। हमको ये समझने में बहुत तकलीफ होती है कि जो हायर इंस्टीट्यूशन से पास आउट होकर भारत से बाहर जाते हैं वो रेमिटेंसेस नहीं भेजते, लेकिन जो साधारण कार्मिक हैं, जो भारत से पास आउट होके इंटरमीडिएट किसी ने पास किया है, 10th स्टैंडर्ड किसी ने पास किया है और गल्फ रीजन में काम कर रहे हैं लास्ट 15, 20, 25 ईयर्स से, वो अपने कुल जो उनकी इनकम है उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत देश को भेजते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स है कि गल्फ रीजन में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, जो कार्मिक के रूप में काम करते हैं, उनका ईयरली 4 to 5 बिलियन डॉलर भारत में आता है, लेकिन हायर इंस्टीट्यूशन से पास आउट होकर निकलने वालों का 1 बिलियन डॉलर भी नहीं आता। हम ऐसी कल्पना करते हैं कि जिनकी स्टडीज बहुत ऊंचे इंस्टीट्यूशंस में हुई है, जिनको बहुत हाई इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का मौका मिला है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जिन्होंने अपना अभ्यास किया है, उनका जो नैतिकता होगा, जो उनका मोरालिटी होगा, देशभक्ति होगा, वो जास्ती ऊंचा होगा, लेकिन वास्तव में उल्टा है। जो लोग सिंपल 10th और 12th पास करके गल्फ में चले गए हैं, उनका भारतीयता, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बहुत ऊंची। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भारत में गल्फ वॉर हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर के टाइम में गल्फ रीजन में रहने वाले भारतवासियों ने विद इन 7 days 480 करोड़ रुपीस भारत को भेज दिया। 480 करोड़ विद इन 7 days। और अमेरिका में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले भारतवासियों ने 3 months में 70 करोड़ भेजा, वो भी रो रो के। ऐसा रोना हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गरीब है, भूखमरी में है, कंगाली में है, इस तरह का बात बोल के 3 months में 70 करोड़ आया अमेरिका यूरोप में रहने वाले भारतवासियों से, और गल्फ में रहने वालों ने 7 days में 480 करोड़ भेज दिया। अर्थात ये जो गल्फ में रहने वाले साधारण भारतीय नागरिक हैं, सिंपल, ये ज्यादा देशभक्त है। वहां रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसे कमा के बहुत कम खर्चे में अपना जीवन चलाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो भारत को भेजते हैं। और आप जानते हैं कि उन लोगों की मदद से भारत देश में केरल स्टेट की पूरी इकोनॉमी चलती है। हमारा भारत का एक राज्य है केरल, जिसकी इकोनॉमी का, अगर केरल का जीडीपी हम कैलकुलेट करें, ओनली केरल, वैसे जीडीपी कैलकुलेशन नेशन का होता है, देश का होता है, लेकिन एक बार मैंने केरल का कैलकुलेशन किया ये समझने के लिए कि जो मलयाली लोग गल्फ में रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है केरल को चलाने में। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट ऑफ केरल का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, लगभग उतना ही पैसा गल्फ में रहने वाले मलयाली लोगों का रेमिटेंसेस है पर ईयर। 1991 में एक मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया था और उसी कैलकुलेशन को 2005 और 2006 में रिपीट किया था, और वो कैलकुलेशन यही था कि मलयाली लोगों का केरल को जो कंट्रीब्यूशन है ईयरली, जो गल्फ में रहते हैं, वो बजट के बराबर, माने उनके जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट के, उसके बराबर 2006 और 2007 में भी सेम है। स्टैटिस्टिक्स आर सेम, परसेंटेज वाइज स्टैटिस्टिक्स सेम है, और क्वांटिटी में वो बढ़ गया है।
लास्ट ईयर केरल गवर्नमेंट ने जो टोटल टैक्स कलेक्ट किया था 22,000 करोड़ था, लगभग इतना ही पैसा गल्फ से आया था। तो केरल गवर्नमेंट और केरल स्टेट की इकोनॉमी बहुत बड़े पैमाने पर उनसे चलती है। हमें गर्व है इन सभी भारतवासियों पर जिनकी एजुकेशन बहुत कम है, जिन्होंने देश का खर्चा बहुत कम किया है अपने ऊपर, फिर भी देश के लिए इतना सारा वो कर रहे हैं। बहुत खराब कंडीशंस में वो गल्फ में रहते हैं, फिर भी वो देश में पैसा भेजे। मैंने वो सभी गल्फ देशों का प्रवास किया है जहां पर भारतवासी रहते हैं, उन सभी को डॉर्मेट्रीज में रहना पड़ता है। और डॉर्मेट्रीज इतनी खराब स्थिति में है, अबू धाबी में या दुबई में या बर दुबई में या बहरीन में जाइए, कुवैत में, ओमान में, बहुत ही खराब कंडीशन में डॉर्मेट्रीज है। 10 बाई 10 का एक रूम होता है, 100 स्क्वायर फीट का, उसमें मिनिमम 8 या 10 नागरिक रहते हैं, 8 to 10 मिनिमम। और जैसे रेलवे 3 टायर का स्लीपर क्लास होता है ना, ऐसे उनके बेड होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे 1 by 1। और वो बेचारे सभी के बैग्स और बैगेजेस उनके बेड के नीचे ही रहते हैं, अलमारी भी नहीं है उनके कमरे। कॉमन टॉयलेट्स हैं, कॉमन बाथरूम्स हैं। और उनको अगर कभी बीमारी आ जाती है, डिसीज हो जाती है, तो वीकली 1 डे ही है। उस पावर प्रोजेक्ट का नाम था दाभोल। दाभोल एक छोटा सा गांव है रत्नागिरी जिले में, महाराष्ट्र में, समुद्र के किनारे। तो एनरॉन कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप ये दाभोल पावर कंपनी को सेटअप करिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके महाराष्ट्र को दीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह कि एनरॉन कंपनी ने जिंदगी में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाया नहीं, कभी नहीं बनाया। एनरॉन कंपनी का बैलेंस शीट जब मैंने देखा तो उनके पिछले 20 साल के बैलेंस शीट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने 1 मेगावाट तो दूर का बात है, 1 यूनिट, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया है। एनरॉन का एक ऑफिसर था जो मुंबई में रहता था, मैंने एक बार उसको भेटी किया और उसको मैंने प्रश्न किया कि आपने तो 1 यूनिट भी इलेक्ट्रिसिटी कभी बनाया नहीं है, आप ये दाभोल पावर प्लांट कैसे चलाएंगे? तो उसने मुझे बताया कि हमने तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाया, लेकिन अमेरिका में जिसने इलेक्ट्रिसिटी बनाया है वो कंपनी को हम लाएंगे और उसको अपना सब कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे। तो मैंने पूछा वो कंपनी कौन है? उन्होंने कहा जी, जनरल इलेक्ट्रिक को हम अपने सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वो बनाएगा, बेचेंगे हम, प्रॉफिट हम कमाएंगे, थोड़ा सा जी को देंगे। तो ये प्रोजेक्ट उन्होंने भारत में ले लिया। हम लोगों को इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लगा कि कुछ इसमें गड़बड़ है, तो हमने हाई कोर्ट में PIL फाइल किया, मुंबई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने हमारी PIL को स्वीकार करने के बाद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया कि एनरॉन का टोटल इंक्वायरी करो, इनको किन कंडीशंस में ये प्रोजेक्ट मिला है। तो जब इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट आया कोर्ट में तो पता चला कि एनरॉन कंपनी ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस रिश्वत दिया है, लंच दिया है, घूस दिया है इंडियन पॉलिटिशियंस को। कोर्ट के सामने जब ये डॉक्यूमेंट्स आ गए और कोर्ट कन्विंस हो गया तो कोर्ट ने एनरॉन का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र ने एग्रीमेंट कैंसिल किया। जैसे ही एग्रीमेंट कैंसिल हुआ तो एनरॉन एकदम पागल हो गया, बौखला गया। नेक्स्ट डे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उन्होंने ये बताना शुरू किया कि हमने किस पॉलिटिशियन को कितना पैसा दिया। महाराष्ट्र में आप जानते हैं 2-3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एनरॉन ने कहा हमने सभी को दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम। जब क्वेश्चन उनको पूछा गया प्रेस रिपोर्टर्स की तरफ से कि आपने ये पार्टी को ज्यादा इसको कम क्यों दिया, तो उन्होंने कहा हमको लगता था कि इन्हीं का चांस है पावर में आने का, इसलिए इनको जाके दिया, और जिनका चांस नहीं है उनको कम ही दिया। लास्ट में क्या हुआ कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो एग्रीमेंट कैंसिल किया। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि ये इलीगल है, कॉन्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें घोटाला हुआ है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में वो केस हारे
तो उन्होंने एक बहुत बहुत सेंसिटिव रिवीलेशन किया। उन्होंने बताया कि भारत देश में आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को भी घूस दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट को रिश्वत दिया, लंच दिया, घूस दिया। और आप जानते हैं कि जिस समय ये एनरॉन भारत में आया था, अमेरिका में प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन। तो एनरॉन ने कहा कि बिल क्लिंटन को सेकंड टर्म जो हुआ था ना, आप जानते हैं वो 2 टर्म प्रेसिडेंट था, तो सेकंड टर्म प्रेसिडेंट हुआ, वो टाइम एनरॉन कंपनी ने $100 बिलियन बिल क्लिंटन का चुनाव में खर्च किया। $100 बिलियन। एनरॉन को पूछा गया कि आपने $100 बिलियन बिल क्लिंटन को दिया, इसका मतलब यह है कि आपको भारत देश से कमाने का उम्मीद था, इसलिए दिया। तो उन्होंने कहा कि यदि हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं होता और हम भारत में रहते तो विदिन 20 इयर्स हम भारत देश से मिनिमम $2000 बिलियन लेके जाते। मिनिमम $2 ट्रिलियन, मिनिमम इतना लेके जाते। मैक्सिमम तो 4-5,000 बिलियन हो सकता था। तो उनका कैलकुलेशन है बिल्कुल क्लियर कि हम भारत से $2000 बिलियन कमाएंगे, $100 बिलियन बिल क्लिंटन और उसकी गवर्नमेंट को देंगे और $2-3 बिलियन भारत में बांटेंगे, बाकी तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात बोल कर गए कि हम जब भारत में आते हैं तो लंच और रिश्वत का पैसा इन्वेस्टमेंट के साथ लाते हैं। हाँ, हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है उसमें लंच और रिश्वत का इंक्लूड करते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। और वो टॉप टू बॉटम। तो अमेरिका में भी घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, बस इतना ही अंतर है। मैंने आपसे कहा कि भारत में $2-3 बिलियन में पॉलिटिकल पार्टीज को आप खरीदी कर सकते हैं, अमेरिका में $100 बिलियन लगता है, खरीदी वहां भी होता है। बाद में क्या हुआ, जब उनका ये बात आया ना, तो हम लोगों ने एक अच्छा सा काम किया कि उनका जो स्टेटमेंट था वो रिकॉर्ड किया कैसेट में, वीडियो कैसेट में, ऑडियो कैसेट में, और जो स्टेटमेंट उनका न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ वो सब कटिंग करके और वो अमेरिका भेज दिया। और अमेरिका में रहने वाले जो भारतवासी हैं उनसे कहा कि किसी एक एमपी को सब दे दो अमेरिकन पार्लियामेंट, लेकिन ऐसे एमपी को देना जो एनरॉन के अगेंस्ट है, अर्थात बिल क्लिंटन के अगेंस्ट है, अर्थात रिपब्लिकन पार्टी का है। बिल क्लिंटन माने डेमोक्रेटिक पार्टी माने एनरॉन पार्टी, अमेरिका में ऐसा बोलते हैं, एनरॉन पार्टी। तो रिपब्लिकन 2-3 एमपीज को वो दे दिया, उन्होंने पार्लियामेंट में हंगामा किया, वो हंगामे पे इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी में सब कुछ खुल गया। अंत में परेशानी क्या हुई कि एनरॉन को दंड लगाया गया, हाँ दंड देना पड़ा, और वो दंड देने के चक्कर में वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी, और वो कंपनी बैंकरप्ट हुई और आज वो दुनिया से खत्म हो गई। अभी एनरॉन नाम की कोई कंपनी दुनिया में नहीं है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में करप्शन का लेवल इतना ऊंचा है। तो जब भारतवासी जो अमेरिका में रहते हैं, जिनको हम पीआईओस कहते हैं, वो जब बात करना शुरू करते हैं कि भारत में बहुत पॉलिटिकल करप्शन है, तो मैं उनसे कहता हूं सो व्हाट, अमेरिका में भी तो है। तो वो ये कहकर अपना बात समाप्त कर देते हैं कि हाँ अमेरिका में भी करप्शन है, लेकिन वो हमको अफेक्ट नहीं करता। भारत में जो करप्शन है हमको वो अफेक्ट करता। मैंने कहा ये हो नहीं सकता, करप्शन जहां भी है सोसाइटी को अफेक्ट करेगा ही, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में करप्शन बहुत टॉप लेवल पे है। तो उसका दुष्परिणाम ये है कि अमेरिकन सोसाइटी में लिविंग कॉस्ट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा। भारत में आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपकी जेब में 25 रुपीज है, ओनली 25 रुपीज है, तो वंदु दिवस आपका खर्चा चल जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप थोड़े जुडिशियस चॉइस वाले हैं, तो वो 25 रुपए में आपका वंदु वीक खर्चा भी चल सकता है। आप बोलेंगे कैसे चल जाएगा? अगर मैसूर में है, बेंगलोर में है, कर्नाटक में कहीं भी है, तो बहुत सारा मठ है जहां प्रसादम के रूप में भोजन की व्यवस्था है। आप डेली मॉर्निंग इवनिंग मठ में जा सकते हैं, वंदन प्रणाम कर सकते हैं, प्रसादम तो मिल ही जाएगा। और सपोज आप अगर कर्नाटक में नहीं है, नॉर्थ इंडिया में है, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जहां प्रसादम 24 आवर्स रहता है, वहां भी आप अपना काम चला सकते हैं।
तो 25 रुपए में हो सकता है 1 वीक या कभी कभी 15 दिवस, कभी कभी 1-2 तिंगड़ा आपका खर्च चल जाएगा। लेकिन अमेरिका में अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करें, हाईली इम्पॉसिबल एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपके पास $25 है तो इसमें कुछ गारंटी नहीं है कि आप 1 डे अपना खर्चा चला लें, शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि अमेरिका में कहीं भी प्रसादम की व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में एक भी चर्च ऐसा नहीं है जहां प्रसादम की कोई व्यवस्था हो। अमेरिका में एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जहां पर आपके लिए कोई भोजन दे दे बनाकर। आप अगर भिखारी के रूप में भीख मांगे, उसकी भी गारंटी नहीं है कि आपको कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वहां भिखारी भी बहुत एक्सपर्ट हैं जिनको भीख मिल पाती है, सभी को भीख नहीं मिल पाती। अंत में आप सोशल सिक्योरिटी के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करें कि हमको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, तभी शायद आपकी जिंदगी का कुछ हिस्सा चल पाएगा। तो भारत और अमेरिका या यूरोप के देशों के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उनके सोसाइटी का और पॉलिटिकल इकोनॉमी का इस तरह का स्ट्रक्चर है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है जब भारतवासी ये जो अमेरिका और यूरोप में चले जाते हैं और इस तरह के लॉजिक देना शुरू करते हैं, तर्क देना शुरू करते हैं कि भारत में पॉलिटिकल करप्शन है और यहाँ पे ऐसा है वैसा है। करप्शन तो दुनिया के हर एक डेमोक्रेसी में है, और आपको ये शायद मालूम है या नहीं, डेमोक्रेसी को दुनिया में चलाने वाले सभी देश ये मानते हैं, और वो मानते हैं कि ये बेसिक प्रिंसिपल है कि विदाउट द हेल्प ऑफ द करप्शन डेमोक्रेसी कांट रन। ये जो डेमोक्रेसी है, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, ये करप्शन का मदद से ही चलता है। अगर करप्शन नहीं होगा डेमोक्रेसी चल नहीं सकता। ऐसा बोलते हैं दुनिया में कि ये अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक मशीन माने तो करप्शन उसका ऑयल है। तो मशीन चलाने के लिए ऑयल चाहिए, तो करप्शन भी चाहिए। हाँ, वो कई फिलोसोफर्स ऐसा बोलते हैं कि अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चेंज कर दें, कोई दूसरे तरह का डेमोक्रेसी आ जाए, तो शायद आप करप्शन लेस सोसाइटी बना सकते हैं या करप्शन लेस गवर्नमेंट चला सकते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में करप्शन नहीं हो, ये कभी भी हो नहीं सकता। अमेरिका हो या भारत हो, मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो, फ्रांस हो या जर्मनी हो, स्वीडन हो या स्विट्जरलैंड हो। अभी फ्रांस में इलेक्शन चल रहा है और आप जानते हैं इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, एक लेडी है और एक जेंट है। दोनों पिछले राष्ट्रपतियों की पोल खोल रहे हैं, किसने कितना करप्शन किया, किसने कितना घूस खाया, किसने कितना रिश्वत खाया। फ्रांस में एक व्यक्ति है, कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट का, जो मारिया ले पेन, उसका नाम है जो मारिया ले पेन। वो राइट विंग एक्टिविस्ट माना जाता है। राइट विंग आप समझते हैं, लेफ्ट विंग एक राइट। तो राइट विंग एक्टिविस्ट के नाम पर वो क्या कर रहा है कि लास्ट 15 ईयर्स में कर्नाटक में जितने प्रेसिडेंट हुए सबका बायोडेटा उसने, कितना कितना करप्शन किसने किया, किससे कितना घूस खाया, किसके ऊपर क्या चार्जेस थे, किसके ऊपर क्या केस हुआ, किसको कितनी सजा हुई, वो सब उसने लोगों के बीच में डाल दिया। और वो इन दोनों जो वुड बी प्रेसिडेंट हैं, 2 कैंडिडेट, उनका भी उसने पोल खोलना शुरू कर दिया। जो मारिया ले पेन, वो ये कहता है कि दुनिया में जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, करप्शन उसका दूसरा हिस्सा है। एक हेड है तो दूसरा टेल, एक टेल है तो दूसरा हेड है। तो करप्शन फ्री तो कोई भी दुनिया में सोसाइटी है नहीं इस समय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। हाँ, कोई दूसरा फॉर्म उनके यहाँ हो गवर्नेंस का तो शायद वहां हो सकता है। इसलिए ये बात करना कि भारत में पॉलिटिकल करप्शन है, वो मुझे लगता है कि कोई लॉजिक सटीक नहीं है। फिर बात क्या है, जो भारत से बाहर जाते हैं, कई बार मैंने देखा है वो कल्पना करते हैं, बोलते हैं कि हम थोड़े दिन में वापस आएंगे, फिर क्यों नहीं आते, क्यों वहीं सेटल हो जाते हैं। उसका जब मैं स्टडी करता हूं तो उसमें 4-5 बातें समझ में आती हैं। पहली बात उनकी जो समझ में आती है वो ये, वो हमेशा कैलकुलेशन करते हैं $1 45 रुपए, $1 45 रुपए। तो उन्होंने $1 कमाया तो भारत में 45 रुपए। तो वो ये कहते हैं कि डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है ये उनको मजबूर करता है वहां सेटल हो जाने के लिए। एक दूसरी एक और सीरियस बात है, वो सीरियस बात उनकी ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी में और यूरोपियन इकोनॉमी में आपको अगर सेटल होना है तो परमानेंट जॉब मिलने तक आपका
लाख रुपए खर्च हो चुका होता है। परमानेंट जॉब मिलने तक लाख रुपए आपका खर्चा हो चुका होता है। हद लक्ष, 1 लाख, 20 लाख, 5 लाख, कई लोगों का। मेरा एक दोस्त है जो अभी सेटल हुआ है, उसको 10 साल लगा, परमानेंट जॉब अभी मिला है उसको, और वो बोलता है कि 25 लाख रुपए उसका खर्च हो गया। तो ये जो जॉब मिलने में और सेटल होने में जो खर्चा होता है, ये खर्चा किसी न किसी लोन के रूप में वो इधर उधर से जमा करते और उस लोन को रिपे करना है उनको, ये उनकी दूसरी बड़ी मजबूरी होती है, इसलिए वो बाहर से वापस नहीं आ पाते। और एक तीसरी बड़ी मजबूरी है, वो ये कि वहां काम जब आप करते हैं तो मशीन की तरह से काम करते करते शरीर का आदत वैसा होता है। जैसे आप अमेरिका में अगर काम कर रहे हैं, कल्पना करिए, तो यहां तो आपको लगता है कि स्वर्ग है, ऐसा कुछ स्वर्ग नहीं है। जब जाके देखेंगे तो पता चलेगा। फ्रॉम 7 AM to 7 PM 12 आवर्स ए डे काम करना पड़ता है मिनिमम। अगर डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये सिंगल शिफ्ट की बात हो रही है। 7 AM to 7 PM काम करना पड़ता है। आपको फैक्ट्री में 7 AM हाजिर होना है। 2 मिनट भी लेट हुआ है या 3 मिनट भी लेट हुआ है तो आपको नोटिस मिल जाएगा, नेक्स्ट डे आप फैक्ट्री के गेट पर होंगे। हायर एंड फायर। अमेरिका का कोई कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, आप किसी कोर्ट में जा नहीं सकते। बाहर हो गए तो हो गए, अभी नेक्स्ट जॉब के लिए ट्राई करेंगे। फैक्ट्री में जब आप काम पे जाएंगे, 7 AM से पहले फैक्ट्री पहुंचना है। नॉर्मली अमेरिका में जहां फैक्ट्री पे जाना होता है और जहां आप रहते हैं, आपका घर और फैक्ट्री दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 माइल हो सकता है, कभी कभी 300 माइल्स भी होता है, कभी कभी 400 माइल्स भी होता है। अब आप जरा सोचिए कि 200 माइल्स आपको ट्रेवल करना है, 7 AM से पहले फैक्ट्री पहुंचना है, तो आपको आपका घर मिनिमम 5 AM तो छोड़ देना पड़ेगा। सुबह 5 बजे घर छोड़ देना पड़ेगा। और आप जानते हैं अमेरिका में 365 डेज में 200 डेज ऐसे होते हैं जब ये सनलाइट नहीं होता, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, मिनिमम 200 डेज। ठंडी जब होती है, सर्दी जब होती है, तो टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अभी 2007 में न्यूयॉर्क का टेम्परेचर -35 डिग्री हुआ और 15 डेज तक कंटिन्यू रहा। वो 15 डेज में जो रोड्स थे ना, उनपे मिनिमम 10 फीट बर्फ जमा हुआ था, आइस 10 फीट। तो वहां क्या है कि अगर आपको सर्दी के दिन है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का टाइम है और मॉर्निंग 5 AM आपको घर छोड़ना है, सनलाइट नहीं आएगा और टेम्परेचर बिलो 0 है, तब आप जरा कल्पना करिए कि 5 AM में घर छोड़ने का क्या मतलब है। और 5 AM आप घर छोड़कर जाएंगे तो 4 AM आपको तो बेड छोड़ना ही पड़ेगा। और 4 AM को बेड छोड़ रहे हैं तो मिनिमम 10 PM को सोना ही पड़ेगा, है ना। हो सकता है 9 PM को सोना पड़े, और 9 PM को सोना पड़ेगा तो फैक्ट्री से घर 9 PM तक तो आ जाना ही पड़ेगा, है ना। और घर आते ही जल्दी जल्दी कुछ खा के सीधे बेड पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 AM यू हैव टू वेक अप। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम 7 टू इवनिंग 7 AM टू 7 PM आपने फैक्ट्री में काम किया, सीधे जल्दी जल्दी घर भागे, घर आके ही जल्दी से कुछ खाया, इमीडिएट बेड पे चले गए, क्योंकि 4 AM आपको उठना है। फिर आपकी लाइफ 5 डेज कैसी है, क्योंकि वहां 5 डेज वीक है, तो 5 दिन कंटिन्यू आपकी लाइफ है इतनी ज्यादा तकलीफ वाली। फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे जब भी मिलेगा तो आपका जो 5 डेज में अनिद्रा हुआ है, स्लीप तो होने वाला नहीं है, तो आप उसका हैंगओवर है उसको पूरा करेंगे सैटरडे संडे। और वो सैटरडे संडे में निद्रा भी पूरा करना है, घर के लिए किचन का जो मटेरियल लाना है
सोपू लाना है, वेजिटेबल्स लाना है, मिल्क लाना है, सब कुछ लाना है, लॉन्ड्री वाले के पास जाना है, इंश्योरेंस का बिल पे करने जाना है, टेलीफोन का बिल पे करने जाना है, डॉक्टर्स को विजिट करना है, क्योंकि वीकली विजिट ही आप कर सकते हैं, छुट्टी तो नहीं है, तो डॉक्टर्स के पास भी जाइए, लॉन्ड्री वाले के। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि आपका घर में आके कोई सोपू देगा। मैसूर में संभव है। मैसूर में मैं डेली देखता हूं, मॉर्निंग में एक वेजिटेबल वेंडर आता है, वो अपना रिक्शा लेके आता है और बोलकर, आवाज देकर, चिल्लाकर आपका कॉल बेल दबाकर देके जा सकते। अमेरिका में इसका इमेजिनेशन भी नहीं हो सकता कि कोई वेजिटेबल वेंडर आएगा, आपके फ्लैट में कॉल बेल दबाएगा और आपको कहेगा प्लीज सोपू ले लो, फ्रेश, एकदम फ्रेश, सीधे आया है। वो अमेरिका में हाईली इम्पॉसिबल, कोई नहीं आने वाला। अभी यहाँ मैसूर में मैं देखता हूँ, मैसूर तो बहुत ज्यादा एडवांस हुआ है, फिर भी इस मैसूर में डेली में देखता हूँ, वो जो इस्त्री करने वाला ना आयरन, वो भी अपना रिक्शा लेके आता है और कॉल बेल दबा के कहता है आपको कुछ वस्त्र है, बट्टे हैं इस्त्री करने का, वो घर के सामने आके करके आपको देके जाता है। अमेरिका में इट इज हाईली इम्पॉसिबल। अगर आपको इस्त्री कराना है तो मिनिमम 20 माइल्स कार को चला के जाइए, लॉन्ड्री मैन को देके आइए और वो कहेगा नेक्स्ट वीक लेके जाना, अभी छोड़ दो इस वजह। ये तो संभव है, ऐसा नहीं। और फिर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैसूर में मैं जब भी आता हूं तो मेरा दोस्त है सुधींद्र, उसके घर में ठहरता हूं या दूसरे हमारे कार्यकर्ताओं के, मैं देखता हूं मिल्क मैन है ना, डेली मॉर्निंग में साइकिल पे मिल्क लेके आएगा, कोई दूर गांव से लेके आएगा, आंकड़ा हाथ, एम ए हाथ, डिफरेंट टाइप में लेके आएगा, आपको देगा और फिर चला जाएगा। अमेरिका में तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मिल्क मैन घर में आके मिल्क देगा। वहां मिल्क लेने के लिए आपको सुपरमार्केट में जाना पड़ेगा, हो सकता है 50 माइल्स का कार ड्राइव करना पड़े और एक साथ 1 वीक का मिल्क लाना पड़े, डेली ला नहीं सकते। तो वहां मिल्क का कैन मिलता है, 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर, 25 लीटर का मिल्क का कैन है, वो लाके घर में रख दीजिए, 7 डेज तक वही मिल्क को पीना है। मिल्क का बेसिक क्वालिटी है कि मिल्क को 24 आवर्स में पी लेना ही अच्छा होता है, लेकिन वो मिल्क 24 आवर्स में आप पी नहीं सकते, आप 7 डेज तक उसको यूज करेंगे, इसलिए उसका पास्चुराइजेशन करना पड़ेगा। और मिल्क का पास्चुराइजेशन होने का मतलब एक ही है टेक्निकल टर्म्स में कि वो मिल्क जब डिसइंटीग्रेट होगा बॉडी में तो VLDL, LDL दोनों ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। VLDL, LDL माने हार्ट अटैक। तो जितना जास्ती पास्चुराइज मिल्क पिएंगे उतना जास्ती 2 सीरियस प्रॉब्लम, एक हार्ट अटैक आएगा, VLDL, LDL जास्ती हो जाएगा, HDL कम हो जाएगा। और VLDL, LDL जिनका भी जास्ती होगा वो सभी ओवरवेट। तो आप देखते हैं अमेरिका में एवरेज 2nd and 3rd सिटीजन ओवरवेट है। अमेरिका में आप जाइए, रोड्स पे खड़े हो जाइए तो हर दूसरा या तीसरा नागरिक जो चल के आ रहा है मिनिमम 140 किलो 140 किलो, 150 किलो, 160 किलो, 100। मैंने एक बार देखा था ब्रुकलिन में, ब्रुकलिन एक छोटा सा टाउन है न्यूयॉर्क के नजदीक में, वहां मैं एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए गया, मैंने एक नागरिक को देखा मिनिमम वेट 350 किलो, 350 किलो। अभी वो कैसे चलता होगा, यू कैन इमेजिन। ऐसे अमेरिका में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ओवरवेट, ओबेसिटी अमेरिकन सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आप जानते हैं कि ओबेसिटी एक ऐसा डिसीज है जो मदर डिसीज है, जो आया बॉडी में तो मिनिमम 50 डिसीज को इनवाइट करता है। आप भी आओ, डायबिटीज अभी जल्दी से आ जाओ, अर्थराइटिस तुम भी आ जाओ, ब्रोंकाइटिस तुम भी आ जाओ, ट्यूबरकुलोसिस भी आ जाओ, सब आ जाओ, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस सभी आता है। ये अमेरिकन सोसाइटी का प्रॉब्लम है। और वहां जो प्रॉब्लम है उसमें एक सीरियस यही बात है कि फ्रेश कुछ खा नहीं सकते, ना सोपू ना मिल्क।
लॉन्ड्री मैन को जाना पड़ेगा, कोई आने वाला नहीं है। टेलीफोन बिल के लिए जाना पड़ेगा, कोई आने वाला नहीं है। अगर आपके घर में केबल कनेक्शन है तो आपको पे करने जाना पड़ेगा, घर में आने वाला कोई नहीं है। और आपके घर में जो भी डिफिकल्टीज है, सपोज आपका टैप में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लम्बर को लेके आना है, तो इट इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम टू गेट ए प्लम्बर इन अमेरिका। अगर आप प्लम्बर को ढूंढने निकले अपने तरीके से तो शायद नूर तिंगड़ा नार तिंगड़ा आपको लग जाएगा, प्लम्बर नहीं मिलेगा। तो आप किसी एजेंसी को हायर करेंगे, वो एजेंसी प्लम्बर को भेजेगा, उसमें भी 10 दिवस लग सकता है। ये उनका सोसाइटी का अपने तरह का प्रॉब्लम्स है। तो हम जब यहां से अमेरिका जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वहां तो कुछ बड़ा स्वर्ग है, ऐसा कुछ स्वर्ग नहीं। और सबसे ज्यादा पैथेटिक सीन तब होता है जब मैंने अमेरिका में देखा कुछ ऐसे हिंदुस्तानी जो पति पत्नी दोनों काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले काम करते हैं तो लाइफ चल नहीं पाएगी, तो पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है। और पत्नी को कोई बेबी है या पति पत्नी को कोई बेबी है और वो 1 तिंगड़ा ओल्ड है या 8 तिंगड़ा ओल्ड है, तो क्या करना? ताई तंदे तो नहीं है, और ताई तंदे को वहां लाने के लिए भी प्रॉब्लम है। हाँ, लाने के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम। आसानी से वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कार्य। और अभी तो इन्होंने इमिग्रेशन के लॉज इतने स्ट्रिक्ट कर दिए कि आसानी से जा नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं कि उनका छोटा बेबी है, उसको कार में मैंने देखा, जो फ्रंट सीट होता है ना, ड्राइवर सीट का नजदीक में, उससे बेबी को बेल्ट से बांधते हैं। मॉर्निंग 5 AM, मॉर्निंग 5 AM बेबी के सोने का समय है, क्योंकि मिनिमम 18 घंटे उसको स्लीप होना है, इतना तो स्लीप चाहिए। लेकिन मॉर्निंग 5 AM उस बेबी को मार मार के उठाते हैं, कार के फ्रंट सीट के बेल्ट से उसको बांधते हैं, फिर क्रैश में ले जाके उसको छोड़ना पड़ता है। क्रैश 200 मील्स की दूरी पे हो सकता है या 100 माइल्स के डिस्टेंस पे हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको फैक्ट्री का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पहले बेबी को क्रैश में छोड़ना, नंतर फिर आपके फैक्ट्री में जाना। मॉर्निंग 7 AM टू 7 PM बेबी ताई के पास नहीं है, फिर शाम को 7 PM को अगेन क्रैश में जाना, बेबी को साथ में लाना, फिर आपके घर में, तब तक बेबी सो चुका होता है। तो बेबी थोड़े दिन के बाद जब समझने लगता है तो कहता है ताई तंदे भी वीकली है क्योंकि सैटरडे संडे ही उसको मालूम है कि ताई तंदे है, बाकी मंडे टू फ्राइडे तो उसको माहिती नहीं है। वो सुबह नींद में होता है जब उसको बेल्ट बांध के लेके जाते हैं, शाम को वापस लाते हैं तब भी वो निद्रा में होता है। उसको सैटरडे संडे माहिती होता है कि यस ये ताई तंदे है। और मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब वो बेबी जोर जोर से रोता है, जोर जोर से रोता है, तो रो भी नहीं सकता क्योंकि कोई बगल वाले ने सुना तो वो सूट फाइल कर देगा आपके खिलाफ कि आपका बेबी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा मेंटल पीस इसने खत्म कर दिया, इसलिए आपको मैं सूट फाइल करता हूं, मुझे $10,000 दे दो अभी, आप $15,000 दे दो अभी। तो वो कई बार क्या करते हैं, ग्लास चढ़ा देते हैं और म्यूजिक बहुत तेजी से बजाते हैं ताकि उसका क्राइम जो है बाहर ना जा सके, फिर जाके उसको ये सब करते हैं। और कभी कभी तो गलती हो गई। तो एक बार ऐसा हो गया है, मेरा एक दोस्त है, वो अमेरिकन जेल में है इस समय अपना पत्नी के साथ। उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो भारत से अमेरिका गया तो उसको माहिती नहीं था कि अमेरिका इज ए डिफरेंट सोसाइटी। वो क्या किया, उसका जो पत्नी है वो और पति दोनों मिलकर एक बार शॉपिंग के लिए जाते थे। तो किसी रोड से वो गुजर रहे थे, एरिया न्यूयॉर्क का था, लोअर मैनहट्टन एरिया में। तो किसी रोड से जाते हुए उन्होंने एक छोटे बेबी को देखा, 3-4 इयर्स का बेबी था, वो फुटबॉल को किक मार रहा था। उसका ताई कहीं खड़ा हुआ उसको वॉच कर रहा था, इनको माहिती नहीं था कि उसका ताई वॉच कर रहा है। तो उसने किक मारा, फुटबॉल रोड पे आ गया, इन्होंने गाड़ी रोका, फुटबॉल उठाया, वो बेबी को जाके दे दिया और गलती से उस बेबी को उठा लिया और उसका ताई ने देख लिया। इमीडिएट वो चिल्लाता हुआ नीचे आया और बेबी को छीनकर सीधे पुलिस स्टेशन में गया और उसने कंप्लेंट फाइल किया कि ये 2 इंडियन टेररिस्ट हैं जो मेरा बेबी को लेके जा रहे हैं। पुलिसमैन ने इनका कुछ नहीं सुना, मेरा दोस्त और उसका पत्नी उसका कुछ नहीं सुना, वो सीधे जेल में डाल दिया। अभी उनको 14 इयर्स का जेल हुआ।
14 ईयर्स। वो कुछ सुनता नहीं। एम्बेसी वालों को भेजा कन्विंस करने के लिए, वो किसी की बात नहीं सुनता। वो कहते हैं अमेरिका में कुछ नहीं है। अगर आपने किसी दूसरे के बेबी को उठाया, सपोज आप उसे प्यार करने के लिए उठाया, प्रेम करने के लिए उठाया, तो भी वो बोलेगा कि आप तो इसका एब्डक्शन करना चाहते हैं, अपहरण करना चाहते हैं। और अपहरण का जो चार्ज आपके ऊपर लगा तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर्स का है। दिस इज द रियलिटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अभी भारत में क्या है? भारत में तो सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग बात है समझने का कि जो चिक मक्कड़ है वो नेबरर के घर में ही रहता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। और मैंने मैक्सिमम फैमिलीज में देखा है कि उनका जो छोटा बेटा बेटी है उसको सबसे ज्यादा प्रेम नेबरर करता है विदाउट एनी फी। कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं। तो यहां बिल्कुल डिफरेंट है और वहां बिल्कुल डिफरेंट है। वो अच्छा है और हमारा खराब है, मैं ऐसा नहीं कहता। अच्छा है उनका खराब है ये भी नहीं कहता, लेकिन दोनों जगह डिफरेंस है, वो जानना चाहिए। एंड लास्ट इसी रो में एक डिफरेंस में और बताना चाहता हूं। मेरा एक और दोस्त है जो अमेरिका में एक कंपनी में है, मैनेजर है, जनरल इलेक्ट्रिक में है। अभी थोड़े दिन पहले उसने मुझे ईमेल किया और उसने कहा कि राजीव दीक्षित, मेरा जो फ्लैट था उसमें आग लग गया, फायर हो गया। तो मैंने कहा तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अमेरिका में अगर फायर हुआ है तो वो फायरमैन आ जाएगा, वो आपका सब काम करेगा। नंतर पुलिसमैन आएगा, FIR लॉन्च करेगा। थर्ड फिर वो आएगा, इंश्योरेंस वाला आएगा, आपको चेक दे देगा। फोर्थ गवर्नमेंट का कोई और ऑफिसर आएगा, पूछेगा आपको और भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कहेंगे ओके, तो वो चला जाएगा। तो मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा घर में फायर हो गया, फ्लैट में फायर हो गया, तो फायरमैन आया, उसने कहा यस आया। पुलिसमैन आया, यस आया। इंश्योरेंस का क्लेम मिला, यस मिला, विद इन 1 डे। फिर मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा मेरा नेबरर नहीं आया। तो मैंने कहा वो तो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी नेबरिंग सोसाइटी नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। वहां कोई किसी का नेबर नहीं। तो उसने कहा यार, अगर मैं भारत में होता और मेरा फ्लैट में फायर होता तो 100% फायरमैन नहीं आता। हाँ, हमको स्वयं उसको बुझाना होता। नंतर पुलिसमैन तो कभी भी नहीं आता और इंश्योरेंस वाला तो 1 वर्ष नंतर आता, आपका क्लेम है क्या। लेकिन नेबरर इमीडिएट आता। तो मैं उसको बोला दिस इज द डिफरेंस ऑफ अमेरिका एंड भारत। अमेरिका में नेबरर कभी नहीं आएगा, बाकी सब लोग आएगा। भारत में सिर्फ नेबरर आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। ये डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस के साथ जब हम अमेरिका या यूरोप में जाते हैं रहने के लिए तो बहुत तकलीफ आती है एडजस्ट होने में, क्योंकि हम एक डिफरेंट माइंडसेट से जाते हैं। वहां डिफरेंट माइंडसेट है तो एडजस्टमेंट में ही बहुत समय खर्च होता है। और फाइनेंशियली जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलता, हमेशा आपके सिर पर एक तलवार लटकता रहता है कि जहां आप काम कर रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपको नोटिस मिलेगा और आपको फैक्ट्री से बाहर जाना पड़ेगा। आपका कोई लॉजिक वो सुनेंगे नहीं, कोई कोर्ट में आपका बात होगा नहीं। ऐसे कंडीशंस में रहना, तो ये लोग जब वहां रहना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा दिन रहने पर उनको एडजस्टमेंट करते करते एक तरह का माइंडसेट बन जाता है। फिर बहुत डिफिकल्ट होता है उस माइंडसेट से भारत में वापस आना। कभी कभी वो आने का सोचते हैं, कभी जब उनके जो मक्कड़ है ना, बेटा या बेटी, वो थोड़े बड़े होते हैं, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, तब उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? अगर आपका बेटी है, मगड़ो, डॉटर 12 ईयर्स ओल्ड, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, तब उनको सीरियसली प्रॉब्लम आता है। वो कल्चरल प्रॉब्लम, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में 12-13 ईयर्स के डॉटर्स और सन हैं, तो आइदर वो गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा या बॉयफ्रेंड के साथ, ताई तंगे के साथ नहीं रहेगा, ताई तंगे के साथ नहीं। क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में बाय लॉ मां बनने का मिनिमम एज 12 ईयर्स है। बाय लॉ, बाय लॉ, इसको मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूं आपको, बाय लॉ।
अमेरिका में कानून है कि कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री 12 इयर्स के एज में अगर मां बनती है देन इट इज ओके। 12 इयर्स से 1 तिंगड़ा भी कम है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इलीगल है। आप जरा सोचो कि किसी एक सोसाइटी ने कानून बनाया हुआ है कि 12 इयर्स में वो मां बन सकती है, इसका माने बॉयफ्रेंड के साथ रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो आपको 12 इयर्स में मां बनने का परमिशन लॉ ने दिया है और वो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं। और भारत में किसी 12 इयर्स ओल्ड डॉटर का कहीं मैरिज हो जाए तो झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देते हैं। आप तो पिछड़े हुए हैं, क्या मूर्खता है, व्हाट इज नॉनसेंस। वहां 12 इयर्स का डॉटर ताई बनता है, इट इज ओके, प्रोग्रेसिव है। यहां 12 इयर्स का डॉटर किसी को मैरिज करने के बाद ताई बनता है तो वो बोलते हो इट इज नॉट ओके। विदाउट मैरिज ताई बने इट इज ओके, विद मैरिज ताई बने इट इज नॉट ओके। तो हमको वो चिल्लाना शुरू करते हैं भारत बहुत पिछड़ा देश है, 18th सेंचुरी वाला देश है, 16th सेंचुरी वाला देश है। तभी मैं उनको कहता हूं तुम्हारा 21st सेंचुरी कितना सुंदर है, 12 इयर्स में ताई बनने का तुमने लॉ बना दिया है। और सीरियसली जो ओरिजिनल अमेरिकन है ना, उनके फैमिलीज में कभी कभी मैं गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपका डॉटर तो बॉयफ्रेंड के साथ रहता है? हाँ, यस, बिकॉज शी इज 12 इयर्स ओल्ड और 13 इयर्स ओल्ड, तो नहीं पड़ेगा। तो मैं बोला सपोज ना रहे तो मान लो कोई एक केस ऐसा निकला अमेरिका में जो डॉटर ताई तंदे के साथ ही रहना चाहता है, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाना चाहता, तो ताई तंदे को मेंटल प्रॉब्लम है। वो ताई तंदे कहता है शायद हमारी डॉटर में कुछ प्रॉब्लम है। यस, हम और मैंने ऐसे ताई तंदे को देखा जिनका डॉटर 14 इयर्स का हो गया, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो उसका ताई मुझे बोलता था कि मेरा डॉटर को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, आप होम्योपैथी का डॉक्टर है, आप कुछ मेडिसिन सजेस्ट करो। मैं पूछा क्या बात के लिए? कि ये बॉयफ्रेंड के साथ जाए, इसके लिए मेडिसिन दे दो। और वो ताई पूछ रहा है। अभी भारत का ताई और अमेरिका का ताई जरा कल्पना करो और डिफरेंस कैलकुलेट करो। भारत का ताई का डॉटर अगर 12-13 इयर्स ओल्ड है तो वो ताई डॉटर के साथ हमेशा तो जाता है, अपने घर का काम छोड़ के जाता है। उसकी कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, उससे उसको बचाने के लिए स्कूल में एडमिशन लेना है, शॉपिंग करना है, कोई फिल्म देखना है, नाटक में जाना है, म्यूजिक फेस्टिवल में जाना है, तो ताई तो कंपलसरी साथ में जाएगा। लेकिन अमेरिका में ताई तंदे तो नहीं, बॉयफ्रेंड साथ में जाएगा। तो इंडियन मेंटेलिटी के लोग जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं, उनको ये चीज तो पसंद नहीं आती, तब वो परेशान होते हैं। उनकी आंखों के सामने उनके टीनेज डॉटर और सन, बॉयज एंड गर्ल, टीनेज, उनकी आंखों के सामने जब बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और 13 इयर्स में बिफोर मैरिज वो प्रेग्नेंट होके आती है, तब वो लोग अपना सिर पीटते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें भारत जाना अच्छा है। वो एक ही कंडीशन में बोलते हैं भारत जाना अच्छा है। फिर वहां वो उनका टर्मिनेशन कराते हैं, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कराते हैं, फिर उसको लेकर भारत में आते हैं, फिर यहां से कोई अच्छे लड़के को ढूंढकर उसके साथ जबरदस्ती शादी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वहां शादी करेंगे तो और भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होगी। अमेरिकन सोसाइटी में शादी होने का संभावना नहीं है 70% को। आप जानते हैं ये बात? अमेरिकन सोसाइटी में 70% लोगों को शादी नहीं होता, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में आप जानते हैं शादी नहीं करना है, बाकी सब करना है, शादी नहीं करना, क्योंकि शादी अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी, शादी अर्थात जिम्मेदारी, जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, बाकी सब कुछ चाहिए उनको, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में 70% कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में है, शादी नहीं है उनका।
फिर प्रॉब्लम सीरियसली कहाँ स्टार्ट होता है? लिव इन रिलेशनशिप में जब मक्कड़ हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनको बड़ा होकर क्या नाम देना, क्या सरनेम देना, ये सीरियस प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो अंत में क्या करते हैं कि जो कॉन्वेंट एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां उनको छोड़ देते हैं। कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल। लावारिस माने जिनका ताई तंदे का माहिती नहीं है, उन बच्चों के स्कूल्स को यूरोप और अमेरिका में कॉन्वेंट कहते हैं। कॉन्वेंट, CONVENT, कॉन्वेंट का अर्थ होता है जो बच्चे का, स्टूडेंट का ताई तंदे नहीं है, वो कॉन्वेंट स्कूल। हमने भारत में वो कॉन्वेंट स्कूल इंपोर्ट कर लिए विद ताई और तंदे। हमारा यहाँ ताई भी है, तंदे भी है, फिर भी कॉन्वेंट स्कूल है, और बड़े गर्व से हमारा हम मक्कड़ को कॉन्वेंट में एडमिशन कराते हैं, लावारिस बच्चों का स्कूल। दिस इज द ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन। प्रॉब्लम जो है ना वो डिफरेंसेस के है, और इससे भी ज्यादा सीरियस डिफरेंस है वो फिजिकल है। फिजिकल डिफरेंस क्या है? भारत का जो टेम्परेचर जोन है ना, वो क्या है? 50 डिग्री टू 52 डिग्री। दिस इज अवर टेम्परेचर जोन। समशीतोष्ण कहते हैं उसको। जास्ती ठंड नहीं है, जास्ती गर्म नहीं है, 15 to 52 ये टेम्परेचर जोन है। अमेरिका में -42 + 15 ये टेम्परेचर जोन है। आप यहां रहते हैं +15 और 52 के टेम्परेचर जोन में, तो बॉडी का जो बायोकेमिस्ट्री है वो उसके अनुसार है। बायोकेमिस्ट्री किसके अनुसार है? मॉर्निंग भारत में थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है, तो मॉर्निंग में भारत की सभी लोगों की जो बॉडी है उसमें वायु का प्रकोप होता है। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, तो मॉर्निंग चूंकि ठंडा है तो वात प्रकोपित है, नून में गर्म है तो पित्त प्रकोपित है बॉडी आपका, और इवनिंग फिर अगेन ठंडा है तो कफ प्रकोपित है। तो आपका बॉडी का जो बैलेंस है और टोटल बायोकेमिस्ट्री है वो मॉर्निंग वात, नून पित्त, इवनिंग कफ, ये आपका रूटीन लाइफ में चलता है। आपका बॉडी में मॉर्निंग को कोई भी हम चेक करें आयुर्वेद के हिसाब से तो वात का